तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इमोर्टल टियाने सेट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से ही एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके अंदर से लिंगजू खांसते हुए निकल कर बाहर आता है। और देखने से ऐसा लग रहा था कि उसका पहला ब्लास्ट नहीं था, वो इससे पहले भी काफी सारे ब्लास्ट को झेल चुका था। इसलिए लिंगजू अपने सामने खड़ी हुई चाओ फेंग को कंफ्यूज नजरों से देखते हुए कहता है, ये तुमने आखिर पिल्स को बनाना कब से स्टार्ट कर दिया? तुम्हें तो अलकेमी से बहुत ज्यादा नफरत हुआ करती थी, तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम यहाँ पे इस तरह से खुद से पिल्स बना रही हो? लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग उसे वहाँ पे कोल्ड रूम में जवाब देते हुए कहती है कि मैं जो चाहे मर्जी करूँ, उससे तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखो। और ये कहते हुए चाओ फेंग ने अचानक से वहाँ पे कैमली रिफाइनिंग पोर्ट को भी बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे एक बार फिर से एक खास पिल को रिफाइन करने की कोशिश करने लगी थी। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे उसके मजे लेते हुए उससे कहता है, सीनियर सिस्टर, कहीं अब ये पिल मेरे लिए तो रिफाइन नहीं कर रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे आगे चलकर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहती हो? और ये कहकर लिंगजू खुद ही अपनी बात का जवाब देते हुए चाओ फेंग से कहता है, सीनियर सिस्टर, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, आप वाकई अपने छोटे भाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हो। जबकि हम देखते हैं कि लिंगजू की इन बातों को तो चाओ फेंग के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इवन वो वहाँ पे लिंगजू की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। जो देखकर लिंगजू भी आगे बढ़ते हुए चाओ फेंग को गौर से देखता है, और इसी बीच लिंगजू की नजर चाओ फेंग के हेवनली रिफाइनिंग पोर्ट के ऊपर जाती है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमोर्टल लाइफ ऑरा निकल रहा था। जिसे देखकर लिंगजू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो लाइफ एक्सटेंड करने वाली पिल लग रही है। ओ, तो अब मुझे समझ आया, आप मास्टर जूजियन की लाइफ को बढ़ाने के लिए पिल बना रही हो। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहती है, हाँ तो क्या हो गया? क्या मैं यहाँ पे बैठे बैठे उन्हें बस मरते हुए देखती रहूं? मैं तुम्हारे जैसी इतनी ज्यादा क्रूअल भी नहीं हूँ कि अपने पुराने मास्टर को अपनी नजरों से बस मरते हुए देखती रहूं। उन्हें बचाने के लिए मुझसे जो हो सकेगा वो मैं जरूर करूंगी। अब चाओ फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा लिंगजू वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो जल्दी से दबे पांव पीछे हटते हुए चाओ फेंग से कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पिल को रिफाइन करते हुए काफी समय तक बिजी रहने वाली हो। वैसे तो सच कहूँ तो आप बिजी रहो तो हमारे लिए अच्छा है। और हाँ, एक और बात है, मास्टर जूजियन के पास अभी भी 10 लाख साल की उम्र बाकी है। और ये कहते हुए लिंगजू जल्दी से वहाँ से भाग गया था, क्योंकि उसे पता था कि अब चाओ फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है, और ये सारा का सारा गुस्सा उसी के ऊपर ही निकलने वाला था। इसलिए लिंगजू वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ से नो दो क्यारा हो गया था। जबकि बेचारी चाओ फेंग तो गुस्से से वहाँ पे फटने को हो गई थी। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ये क्या बकवास है? 10 लाख साल का तो मतलब है कि वो कभी भी नहीं मरने वाले। और ये कहते कहते चाओ फेंग की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। इसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि उसका हेवनली रिफाइनिंग पोर्ट भी एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। इसकी शॉक वेव्स पूरे टियाने सेट पे महसूस की जा सकती थी। इवन हम देखते हैं कि चाओ फेंग ने वहाँ पे लिंगजू को भी पकड़ लिया था, और उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारने भी लगी थी। जबकि लिंगजू अपनी जान बचाते हुए सीधा वहाँ पे सटाजू के पास आ गया था, जहाँ पे सटाजू आराम से अपनी चेयर पे बैठे हुए आराम फरमा रहे थे। और बेचारा लिंगजू जो कि उड़ते हुए वहाँ पे आ गिरा था, सटाजू के डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर की वजह से वो खुद ब खुद ही उस बैरियर के साथ टकरा कर एक साइड पे जा गिरा था। लेकिन गिरने से पहले ही हम देखते हैं कि लिंगजू ने वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ खुद को संभाल लिया था, और सटाजू के बगल में खड़ा होते हुए वो कोल्ड रूम में चाओ फेंग से कहता है, वहीं रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की? तुम जानती हो ना कि अब तुम मेरे छोटे भाई की डिसेबल हो, तो उस लिहाज से मैं तुम्हारा अंकल बनता हूँ, तो फिर क्या तुम यहाँ पे अपने अंकल के ऊपर हमला करते हुए उन्हें मारना चाहती हो? लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग भी वहाँ पे आते हुए गुस्से से उससे कहती है, कैसे तजुयंग तो मेरे मास्टर है, तो फिर बोला तुम मेरे अंकल कैसे हो गए? जिस पे लिंगजू बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जुयंग मेरा छोटा भाई है, और अब क्योंकि तुम उसकी डिसेबल हो तो उस लिहाज से तो मैं तुम्हारा अंकल ही बनता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लिंगजू की ये बात सुनकर तो चाओ फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इवन उसने गुस्से से आगे बढ़ते हुए लगातार वहाँ पे लिंगजू के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ वहाँ पे चिल्लाते हुए उसे ये भी कहने लगी थी, अब अगर तुमने यहाँ पे कोई बकवास की तो मैं अभी के भी तुम्हारी जान ले लूंगी। वहीं सटाजू को तो इस सबसे कोई मतलब ही नहीं था, वो तो बस आराम से अपनी जगह पे लेटे हुए आराम कर रहे थे। और तभी लिंगजू चाओ फेंग से अपनी जान बचाकर सटाजू के पास आकर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो, तुम्हारी ये डिसेबल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी इस खतरनाक डिसेबल को थोड़ा सा मजा चखाना चाहिए। और ये कहकर बेचारा लिंगजू सटाजू की चेयर को हिलाते हुए उन्हें वहाँ पे जगाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि सटाजू तो वहाँ पे अपनी आंखें तक भी नहीं खोलते, और तब तक चाओ फेंग भी वहाँ पे लिंगजू के पास पहुंच चुकी थी, जहाँ वो लिंगजू के कान से पकड़कर उसे उठाकर जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगी थी। जो देखकर बेचारा लिंगजू ऑलमोस्ट वहाँ पे रोते हुए सटाजू से कहने लगा था, बस क्या छोटे भाई, अब क्या तुम ऐसे ही अपने बड़े भाई को मार खाते हुए देखोगे? प्लीज कुछ तो करो, एक बार के लिए बस मुझे इस खतरनाक लड़की से बचा लो, ये बहुत सीरियस मैटर है। लेकिन सटाजू ने तो लिंगजू को वहाँ पे ऐसे इग्नोर कर दिया था कि जैसे वो वहाँ पे है ही नहीं। पर तभी अचानक से सटाजू को वहाँ पे एहसास होता है कि उसका मास्टर वहाँ से
भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एसएसटजू भी अचानक से टेलीपोर्ट होते हुए मेन हॉल के अंदर आ चुके थे। जब वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे गोल्डन एनर्जी बॉल दिखाई देती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मास्टर जूजियान ही थे, जो कि एनर्जी बॉल में ट्रांसफॉर्म होते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। जो देखकर एसएसटजू ने वहाँ पे अपनी सिर्फ आंखों के इशारे से ही उस एनर्जी बॉल के चारों तरफ एक डिवाइन पैटर्न बना दिया था, जिसके चलते मास्टर जूजियान भी वहीं पे ट्रैप होकर रह गए थे। जो देखकर एसएसटजू कोल्ड रूम में मास्टर जूजियान से कहते हैं, मास्टर आखिर आपको भागने की इतनी भी ज्यादा क्या जल्दी है, और आप यहाँ पे इस तरह से छिपते छिपाते हुए कहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे। अब एसएसटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियान भी दोबारा वहाँ पे अपनी ट्रू फॉर्म में आते हुए एसएसटजू से कहते हैं, तुम तो जानते ही हो कि मेरे कंधों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं डेथ गॉड हूँ, मुझे हर सेकंड लोगों को मौत के घाट उतारना होता है, और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से जरा से भी पीछे हटता हूँ तो नए लोगों को जन्म लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता। ऊपर से मेरी एक बहुत ज्यादा खास मीटिंग भी है, इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं एक न्यू जर्नी को भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसके लिए भी अभी मुझे काफी सारी तैयारियां करनी है। अब मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएसटजू की बजाय चाओ फेंग गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उनसे कहती है, पहले तो आपने यहाँ पे अपनी मौत का झूठा नाटक किया, और अब आप यहाँ पे अपने नाटक के बारे में कोई भी सफाई दिए बगैर यहाँ से भाग रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इतनी आसानी से नहीं भागने देने वाली। और ये कहकर चाओ फेंग ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए मास्टर जूजियन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, लेकिन उसका वो पंच मास्टर जूजियन को लग पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन सेकंड के 100वें हिस्से में टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ से पीछे हट गए थे। हालांकि देखने से वहाँ पे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे चाओ फेंग का अटैक मास्टर जूजियन को हिट कर गया है। इवन खुद चाओ फेंग को भी यही लग रहा था, लेकिन जब वो अपने सामने मास्टर जूजियन को थोड़ा पीछे खड़ा हुआ देखती है तो वो खुद भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। जो देखकर मास्टर जूजियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, तो तुम मेरे लिए लाइफ को एक्सटेंड करने वाली पिल बना रही थी, इसका मतलब है कि तुम अभी तक भी मेरी चिंता करती हो। मुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि चाओ फेंग को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से अपना मुंह फुलाते हुए मास्टर जूजियन से कहती है, मैं भला आपकी चिंता क्यों करूंगी, वैसे भी अभी तक आपके पास 10 लाख साल की उम्र बाकी है, तो फिर भला किसी को भी आपकी चिंता करने की क्या जरूरत है। चाओ फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन अचानक ही वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहते हैं, 10 लाख साल की उम्र इतनी ज्यादा लंबी भी नहीं होती, तुम ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरा टाइम कितना जल्दी गुजरता है। और ये कहकर मास्टर जूजियन धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे थे। साथ ही साथ वो वहाँ पे स्माइल करते हुए चाओ फेंग से कहते हैं, चाओ फेंग मेरी बच्ची, मुझे हमेशा से तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड रहा है, और अब तो तुम्हारी भी एक नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और सच कहूँ तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। लेकिन इससे आगे मास्टर जूजियन वहाँ पे खुश भी कह पाते, उससे पहले एसएसटजू वहाँ पे कोल्ड रूम में उनसे कहते हैं, आप यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। और ये कहकर एसएसटजू आज अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी डिवाइन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डेथ गॉड यानी अपनी मास्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन ने अपने हाथ को बस मामूली सा झटका देते हुए एसएसटजू के डिवाइन पाम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद मास्टर जूजियन एसएसटजू की ड्रैगन स्टारशिप में आते हुए उनसे कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे डिसेबल तुम थोड़ी देर के लिए और मुझे यहाँ पे रोकना चाहते हो, लेकिन माफ करना, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, और हाँ मैं तुम्हारी स्टारशिप भी लेके जा रहा हूँ। वहीं मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएसटजू उन्हें वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन लिंगजू वहाँ पे चिल्लाते हुए मास्टर जूजियन से कहता है, नहीं नहीं मास्टर प्लीज इस स्पेसशिप को मत ले जाइए, ये स्पेशली मैंने अपने छोटे भाई के लिए तैयार की थी। लेकिन लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे जाते हुए उससे कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी स्पेसशिप को कुछ भी नहीं होने दूंगा, अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो एटीएलएम के अंदर आ जाना, मैं वहाँ पे सूद समेत तुम्हारी स्पोर्ट करंट भी दे दूंगा। और मास्टर जूजियन कैसा कहती हम देखते हैं कि वो ड्रैगन स्टारशिप वहाँ से गायब हो चुकी थी। लेकिन मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएसटजू को दाल में वहाँ पे कुछ काला लगने लगा था। उन्हें वहाँ पे एहसास हो चुका था कि मास्टर जूजियन बातों ही बातों में उन्हें वहाँ पे कोई हिंट देना चाहते थे, और इसलिए हम देखते हैं कि एसएसटजू भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करके जल्दी से टेलीपोर्ट होते हुए अपने टैलेंट सेट के ट्रायल पवेलियन हाउस में आ जाते हैं, जहाँ जब वो लिंगजू के साथ अपने टैलेंट सेट के ट्रायल पवेलियन हाउस में पहुंचते हैं तो मास्टर जूजियन ने बहुत ही चालाकी के साथ पूरा का पूरा पवेलियन हाउस खाली कर दिया था। जो देखकर तो बेचारे लिंगजू वहाँ पे उदास होते हुए कहता, क्या ये क्या हो गया, हर बार की तरह मास्टर ने एक बार फिर से हमें चकमा दे दिया, अब हमें एक बार फिर से दोबारा से शुरू करते हुए सब कुछ इकट्ठा करना होगा। आखिर टीचर ऐसा करते क्यों हैं? वो हर बार हमारे सारे टेस्ट को अपने साथ क्यों ले जाते हैं? वहीं अपने ट्रायल पवेलियन हाउस की ऐसी हालत देखकर तो एसएसटजू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इवन हम देखते हैं कि गुस्से की वजह से खुद ब खुद ही उनका डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, और वो वहाँ पे अपना डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए कोल्ड रूम में वहाँ पे लिंगजू से कहते हैं, अगले साल ईयर पार्टी के लिए उन्हें बिल्कुल भी इनवाइट मत करना, वरना मैं मास्टर के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और ये कहकर एसएसटजू अपनी डिवाइन एनर्जी को इतनी तेजी के साथ रिलीज करते हैं कि वहाँ पे पूरी ट्रायल पवेलियन हाउस के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डीप यूनिवर्स के बीचों बीच एक वुड गेट का सीन दिखाया जाता है। असल में ये वुड गेट ही सभी रियलम्स को आपस में जोड़ते थे, जिनसे होते हुए एक रियलम से दूसरे रियलम के अंदर जाया जा सकता था। और उसी वुड गेट के सामने हमें एक छोटी सी स्टारशिप दिखाई देती है, जिसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, और उस स्टारशिप से अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही
थी और तभी वो स्टारशिप पे अपने पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करते हुए कहती है, हम व्हाइट गेट के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और एट्रियम तक पहुंचने के लिए हमें मैक्सिमम एक दिन का और समय लगने वाला है। असल में तो ये कोई स्टारशिप थी ही नहीं, इसे फेरी शिप कहा जाता था, जिसे आप एक तरह से पैसेंजर बस भी कह सकते हैं। और आज इसी फेरी शिप से ही एसएस और उनके सभी डिसेबल्स ट्रेवल कर रहे थे नाइट्रियलम से एट्रियलम के अंदर जाने के लिए। और उसी फेरी शिप के अंदर हम निंग्यू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे उदास होते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहती है कि डियाले सेट के पास अब बस इतने ही पैसे बचे थे कि हम बस इस फेरी शिप के अंदर ही ट्रेवल कर सकते थे, क्योंकि अभी के लिए इससे बड़ी स्टारशिप को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और शुक्र है हमारे पास इतने पैसे बाकी बचे थे कि हम लोगों ने आसानी से फेरी शिप का रेंट दे दिया। लिंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू भी वहाँ पे बनने करो के मजे लेते हुए कहता है, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। और ऊपर से बनने करो को तो उन लोगों ने पैसेंजर में कम किया ही नहीं, वो लोग इसे हमारा पेट समझ रहे थे, वरना इसका हमें अलग से किराया देना पड़ता। और अगर हम लोग इसका भी किराया देते तो मुझे पक्का यकीन है कि हमारे बचे हुए पैसे भी कम पड़ जाने वाले थे। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बनने करो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर मैं बॉस को फॉलो नहीं कर रहा होता तो अब तक मैं तुम लोगों से पहले एटीएलएम के अंदर उड़कर पहुंच चुका होता। वहीं उसी फेरी शिप के अंदर हमें एक रूम का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सटाजू आराम से अपनी चेयर पे बैठे हुए आराम फरमा रहे थे। और इसी बीच अचानक से उनकी फेरी शिप उस वर्ड गेट के अंदर इंटर कर जाती है, जो कि जैसे वर्ड गेट के अंदर इंटर करती है तो उन सभी को वहाँ पे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। और उस फीलिंग को महसूस करते हुए लिंगजू वहाँ पे उन सभी को बताता है कि जब हम लोग एक रियलम से दूसरे रियलम के अंदर ट्रेवल करते हैं तो हमें ऐसी अजीब सी फीलिंग जरूर आती है, और बाज दफा तो हमारे सर में बहुत ज्यादा दर्द भी हो जाता है। वैसे मैं यहाँ पे काफी बार आ चुका हूँ और सच कहूँ तो मैंने इस जगह को काफी ज्यादा मिस भी किया, और ऊपर से मैं ये देखने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि एटीएलएम कितना ज्यादा बदल चुका होगा, क्योंकि एटीएलएम के अंदर गए हुए मुझे काफी ज्यादा समय गुजर चुका है। अब लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बनने करो भी वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि नाइट्रियलम के लोग तो व्हाइट गेट के बारे में बात करते हुए बहुत ही ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे। उनके मुताबिक तो व्हाइट गेट के अंदर ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी इस व्हाइट गेट के अंदर आ चुके हैं और अभी तक मुझे यहाँ पे कोई भी खतरा दिखाई नहीं दिया जिससे हमारी जान को कोई खतरा हो। बनने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू उसे वहाँ पे डराते हुए कहता है, चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर तक तुम्हारा ये शौक भी बहुत जल्द पूरा हो जाने वाला है, क्योंकि इस व्हाइट गेट के अंदर काफी सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स मौजूद है जिनके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एबिलिटीज है। और ये कहकर लिंगजू वहाँ पे इतनी ज्यादा डरावनी स्मेल करता है कि एक पल के लिए तो बेचारा बनने करो भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर गया था और डर के मारे वो वहाँ पे लिंगजू से दूर जाने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम सटाजू को देखते हैं, जो कि अभी तक भी अपनी चेयर पे बैठे हुए आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें वहाँ पे कुछ एहसास होता है। जो एहसास होते ही अचानक से उन्होंने वहाँ पे अपनी आंखें भी खोल ली थी, और जैसे वो वहाँ पे अपनी आंखें खोल कर देखते हैं तो वो पूरी की पूरी फेरी शिप वहाँ पे वाइब्रेट होने लगी थी, और वो फेरी शिप इतनी तेजी से हिलने लगी थी कि लिंगयू और बनने करो तो अपनी अपनी जगह से उड़ते हुए पीछे गिरने लगे थे, जबकि लिंगजू और चाओफेंग ने अभी तक किसी तरह से खुद को वहाँ पे संभाल रखा था। जो देखकर बनने करो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे कोई वर्ड स्टॉर्म आने वाला है। लेकिन अभी बनने करो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से लिंगयू की आंखों का कलर वहाँ पे चेंज होने लगा था, और देखते ही देखते उसकी आंखों का कलर वहाँ पे पूरी तरह से पर्पल हो चुका था, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई उसे वहाँ पे किसी इल्यूजन में फंसा रहा है। खैर जैसे ही लिंगयू की आंखें पर्पल होती हैं तो उसका माइंड अचानक से ही फ्रीज हो गया था, और वो सीधा अपने सोल सी रियलम के अंदर आ चुकी थी। और जैसे ही वो अपने सोल सी रियलम के अंदर आती है तो उसे अपने सामने इमोर्टल टैलेंट सेट दिखाई देता है, जहाँ उसके सामने एसएस और उसके बाकी सभी साथी भी खड़े हुए थे और काफी गुस्से से उसे घूर रहे थे। जो देखकर बेचारी निंगयू काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी। वो उन सभी के गुस्से भरे चेहरे देखकर हैरान होते हुए उनसे पूछती है, आप सभी लोग इस तरह से मुझे गुस्से से घूर क्यों रहे हैं, और आप सभी अचानक से इस तरह से मेरे सामने कैसे आ गए, हम लोग तो वर्ड गेट को पार कर रहे थे। निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहते हैं, आज से और अभी से मैं तुम्हें अपने टैलेंट सेट से बाहर निकालता हूँ, आज के बाद से तुम्हारा टैलेंट सेट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। और ये कहकर एसएस उसे वहाँ पे इग्नोर करके अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वहाँ से वापस जाने लगे थे, जो देखकर बेचारी निंगयू काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो वहाँ पे परेशान होकर चिल्लाते हुए एसएस से कहती है, एसएस प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, मुझसे क्या गलती हो गई है जो मुझे आप अपने टैलेंट सेट से बाहर निकाल रहे हैं। और ये कहकर निंगयू एसएस के पीछे भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन एसएस ने अपने डिवाइन बैरियर का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने पीछे आने से रोक दिया था। असल में ये निंगयू का सबसे बड़ा डर था कि किसी दिन एसएस उससे नाराज होते हुए उसे अपने टैलेंट सेट से बाहर निकाल देंगे, और अभी निंगयू एक इल्यूजन में फंस कर अपने इसी डर का सामना कर रही थी। और ये सब हो रहा था एक लिटिल क्रिएचर की वजह से, जो कि वर्ड गेट के अंदर पाए जाते थे, जिनके बारे में लिंगजू ने पहले ही उन सभी को बता रखा था। वहीं बेचारी निंगयू तो गिड़गिड़ाते हुए एसएस से रिक्वेस्ट करने लगी थी कि प्लीज मुझे अपने टैलेंट सेट से बाहर मत निकालिए। वहीं निंगयू वहाँ पे जितना ज्यादा तड़प रही थी, उस लिटिल क्रिएचर को उतना ही ज्यादा मजा आ रहा था। दूसरों का दर्द उसके लिए खाने की तरह था।
देखो भैया सब्जी इतनी ही पहले क्या और उसके इल्यूजन की वजह से जो कोई भी इंसान जितना ज्यादा तड़पता था उसे उतना ही ज्यादा सुकून आता था। वहीं निंग्यू को भी अपने दर्द में इस तरह से तड़पते हुए देखकर उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो लिटिल क्रीचर वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए निंग्यू से कहता है, तड़पो ओ तड़पो, तुम जितना ज्यादा तड़पोगी मेरी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और ये कहकर वो लिटिल क्रीचर वहाँ पे निंग्यू के दर्द को खाने लगा था। लेकिन अभी तक भी उस लिटिल क्रीचर को निंग्यू से वो प्योर एनर्जी नहीं मिली थी जिसकी वो तलाश कर रहा था। इसलिए वो भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए खुद से ही कहता है, इस लड़की का मैंने इसके सबसे बड़े डर से मुकाबला करवा दिया, लेकिन अभी तक भी इसकी बॉडी से मुझे वो प्योर एनर्जी नहीं मिल पा रही जिसकी मुझे तलाश थी। आखिर ऐसा क्या खास है इस लड़की में। और अभी वो लिटिल क्रिएचर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से निंग्यू के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो वहाँ पे सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हुए खुद से ही कहती है, नहीं नहीं ऐसा तजुयांग तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे साथ तो क्या, वो अपने टैलेंट सेट के किसी भी डिसेबल को ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन्हें सबसे ज्यादा प्यार अपने टैलेंट सेट के डिसेबल से ही है, तो वो भला उन्हें बीच रास्ते में क्यों छोड़ेंगे। नहीं, यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और ये कहते कहते ही निंग्यू वहाँ पे उसकी इल्यूजन को तोड़ते हुए दोबारा वहाँ पे होश में आ चुकी थी, जो देखकर वो लिटिल क्रीचर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए निंग्यू से कहता है, ओ तो तुम अभी तक पूरी तरह से मेरी इल्यूजन के अंदर ट्रैप हुई ही नहीं थी। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा सामना जिस दर्द के साथ करवाने जा रहा हूँ उसका मुकाबला करते हुए तुम अपनी सारी की सारी एनर्जी मुझे सौंप दोगी। और ये कहकर वो लिटिल क्रीचर अपनी इल्यूजनरी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए निंग्यू के नए डर को वहाँ पे पैदा करने लगा था। और वहाँ पे बिल्कुल डेविल्स की तरह मुस्कुराते हुए निंग्यू से ये भी कहने लगा था, अब मैं देखता हूँ कि तुम अपने इस डर का मुकाबला कैसे कर पाती हो, और इस बार तो तुम चाहकर भी खुद को इससे नहीं बचा पाओगी। और ये कहकर बेचारा वो लिटिल क्रिएचर वहाँ पे निंग्यू के ऊपर हमला कर पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि निंग्यू को वहाँ पे उसकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका था और वो अचानक से वहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहती है, लिटिल मॉन्स्टर, तुमने मेरे साथ ये गंदी चाल चल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब चाल चलने की बारी मेरी है। और ये कहकर निंग्यू ने उसके अटैक को वहाँ पे उसके ऊपर ही पलट दिया था, क्योंकि निंग्यू भी तो इल्यूजन में मास्टरी हासिल कर चुकी थी। इसलिए निंग्यू ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उसके अटैक को उसी के ऊपर वापस पलटते हुए उसे अपने ही ट्रैप में फंसा दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो लिटिल क्रिएचर अपने सोल सीरियल के अंदर आ चुका था, जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो देखकर वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो उस लड़की के सोल सीरियल के अंदर था, तो फिर अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया। यहाँ पे तो कोई एक सिंगल पर्सन भी मौजूद नहीं है, अगर मुझे यहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे तो मैं अपने इल्यूजन के अंदर ट्रैप कैसे करूंगा और तरह तरह का खाना कहाँ से खाऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज कोई तो मेरे सामने आओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, अभी तक तो मेरा पहले वाला पेट भी नहीं भरा था। अब ये था उस लिटिल क्रिएचर का सबसे बड़ा डर, जिसका मुकाबला करते हुए वो वहाँ पे पूरी तरह से बुखला चुका था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा फेरी शिप का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ निंग्यू ने उस लिटिल क्रिएचर को अपने हाथों से पकड़ रखा था, यानी कि निंग्यू उसे वहाँ पे हराने में कामयाब हो चुकी थी, जबकि वो लिटिल क्रिएचर तो अभी तक भी अपने इल्यूजन के अंदर फंसा हुआ था और वहाँ पे बस यही कहे जा रहा था, प्लीज कोई तो मेरे सामने आओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं तुम लोगों को तुम्हारे डर का मुकाबला करवाते हुए तुम्हारे सारे दर्द को खा जाऊंगा। अब उस लिटिल क्रिएचर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि निंग्यू भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है, पहले तो अब तुम अपने डर का मुकाबला करो ना, उसके बाद किसी को उसके डर के साथ मुकाबला करवाना। और ये कहते कहते निंग्यू की नजर अचानक से ही वहाँ पे बनने के के ऊपर जाती है, जिसकी आंखें भी वहाँ पे निंग्यू की तरह पूरी तरह से पर्पल हो चुकी थी और वो भी सेम निंग्यू की तरह अपने सोल सीरियल के अंदर आ चुका था, जहाँ पे उसका भी अपने सबसे बड़े डर के साथ मुकाबला हो रहा था। उसका सबसे बड़ा डर था कि वो एक फ्लेम वैली के अंदर है, जिसके अंदर अगर बनने को गिर जाएगा तो वो उसी समय मारा जाएगा। और ऊपर से सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये थी कि वो वहाँ पे सही से उड़ भी नहीं पा रहा था, इसलिए बनने को वहाँ पे चिल्लाते हुए सटजू से कहने लगा था, बॉस प्लीज आकर मेरी हेल्प कीजिए, वरना आज आपका ये प्यारा बनने को यहीं पे मारा जाएगा। वहीं बनने को जितना ज्यादा डर के मारे वहाँ पे चिल्ला रहा था, उस लिटिल क्रिएचर को तो उतना ही ज्यादा मजा आ रहा था। वो लगातार बनने को के डर को अपना खाना बनाते हुए वहाँ पे खाए जा रहा था, जिसके चलते उस लिटिल क्रिएचर को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। और वो लिटिल क्रिएचर वहाँ पे कमीनी स्मेल करते हुए उससे कहता है, हाँ इसी तरह से और ज्यादा चिल्लाओ, तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगे मुझे उतना ही ज्यादा मजा आएगा, पर अफसोस तुम्हारा चिल्लाना आज यहाँ पे तुम्हारे किसी भी काम नहीं आने वाला। लेकिन बनने को तो अभी तक भी वहाँ पे ऐसा तजू का नाम चलाया जा रहा था। इतनी ज्यादा मुसीबत में होने के बावजूद भी बनने को वहाँ पे पक्का यकीन था कि ऐसा तजू उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं होने देंगे, और उसका ऐसा तजू के ऊपर यही भरोसा उसके लिए मददगार साबित होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही बनने को उस फ्लेम वाले लावा के अंदर गिरने लगता है तो अचानक से उसके ऊपर एक डिवाइन फॉर्मेशन बन जाती है, जिसके अंदर से डिवाइन एनर्जी ने बाहर निकलते हुए बनने को के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना
दिया था। ये थी उसके भरोसे की ताकत जो बर्नी क्रो ने सटजू के ऊपर दिखाया था, और बर्नी क्रो के इस कमाल के भरोसे ने उसे उस लावा के अंदर गिरने से बचा लिया था, जो देखकर वो लिटिल क्रीचर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर कोई भी किसी दूसरे इंसान के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कैसे कर सकता है, और ऊपर से इसकी भरोसे की ताकत इतनी ज्यादा है कि मैं इसे अपनी इल्यूजन के अंदर भी ट्रैप नहीं कर पा रहा। पर कोई बात नहीं, अब मेरा भी फाइनल दाव चलने का समय आ चुका है। और ये कहकर उस लिटिल क्रीचर ने अचानक से अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़े से घोस्ट स्कल को क्रिएट कर लिया था। ये भी बर्नी क्रो के सबसे बड़े डर में से एक था। वहीं वो घोस्ट स्पिरिचुअल स्कल बहुत ही तेजी के साथ बर्नी क्रो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था, पर बर्नी क्रो को तो वहाँ पे उसका कोई भी डर नहीं था। वो वहाँ पे शांति से अपनी जगह पे खड़ा होकर उस स्कल को देखते हुए खुद से ही कहता है, ऐसे मामूली से स्कल भला मेरे बॉस की पावर का क्या बिगाड़ सकते हैं। ऐसे स्कल्स को तो मेरे बॉस अपनी सिर्फ सोच के साथ ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे एक बार फिर से सटजू की डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक पाम टेक्निक को समन कर लेता है, और उसी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बर्नी क्रो ने वहाँ पे एक चुटकी भी बचा दी थी, जिसके अंदर से वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है कि ना सिर्फ वो घोस्ट स्कल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, बल्कि उसी के साथ साथ बेचारे उस लिटिल क्रीचर को भी वहाँ पे काफी ज्यादा दर्द होने लगा था, और वो दर्द के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए खुद से ही कहने लगा था, इसके भरोसे की ताकत तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं बर्नी क्रो उस लिटिल क्रीचर को सटजू की डिवाइन एनर्जी के अंदर जलते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, और इसी के साथ बर्नी क्रो भी उस लिटिल क्रीचर को हराते हुए दोबारा वहाँ पे होश में आ चुका था। जहाँ होश में आते ही उससे अपने सामने वही लिटिल क्रीचर दिखाई देता है, जो कि बर्नी क्रो से आने के बाद बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। इवन वो वहीं पे गिरकर बेहोश भी हो चुका था, जबकि बर्नी क्रो इधर उधर देखते हुए कहता है, देखा मेरे साथ पंगा लेने का अंजाम, जो लोग मुझे किडनैप करने की कोशिश करते हैं मैं उनका यही हाल करता हूँ। और ये कहते हुए बर्नी क्रो सीधा वहाँ पे लिंगजू और निंगयू के पास आ गया था, जहाँ लिंगजू के ऊपर एक नहीं बल्कि दो लिटिल क्रीचर्स हमला करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें लिंगजू ने वहाँ पे अपने हाथों से पकड़ रखा था। असल में लिटिल क्रीचर्स की इतनी औकात ही नहीं थी कि वो लिंगजू के माइंड के ऊपर डायरेक्ट हमला कर सके, जबकि निंगयू और बर्नी क्रो तो उन लिटिल क्रीचर्स को हराकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वहीं लिंगजू उन लिटिल क्रीचर्स को देखते हुए उनसे कहता है, तुम्हारा मुकाबला किए हुए मुझे काफी ज्यादा समय गुजर चुका है, और काफी समय के बाद दोबारा तुम लोगों के साथ मुलाकात हो रही है। चलो मैं भी देख ही लेता हूँ कि बीते इन कुछ सालों में तुम लोगों ने कुछ नई टेक्निक्स भी सीखी है या नहीं। और ये कहकर लिंगजू ने खुद ही अचानक से उन्हें वहाँ पे अपने सोल सीरियलम के अंदर डाल दिया था, जो देखकर बेचारे वो दोनों लिटिल क्रीचर्स डर के मारे वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। वो दोनों के दोनों लिंगजू के सोल सीरियलम के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे लिंगजू का मुकाबला भी अपने एक बहुत बड़े डर के साथ होता है। वो एक ऐसी सिटी के अंदर आ गया था जहाँ पे चारों तरफ ज़ॉम्बीज का राज था, और जैसे लिंगजू वहाँ पे लैंड होता है तो उस पूरे सिटी की ज़ॉम्बीज ने मिलकर वहाँ पे इसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिन्हें देखकर लिंगजू ने भी वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था। और उल्टा लिंगजू वहाँ पे घबराने की बजाय बोर होते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मुझे तो लगा था कि तुम लोग कुछ नया सीख गए होगे और इस बार तुम्हारा मुकाबला करने में थोड़ा बहुत मजा भी आएगा, पर तुम लोग तो यहाँ पे उन्हें घिसी पिसी ट्रिक्स का ही इस्तेमाल कर रहे हो। और ये कहकर लिंगजू ने अचानक से अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उन ज़ॉम्बीज के ऊपर हमला करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिंगजू वहाँ पे अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ आ रहे दोनों तरफ के ज़ॉम्बीज के ऊपर भी अपनी स्वॉर्ड स्लाइसेस की मदद से हमला कर दिया था। और लिंगजू के स्वॉर्ड स्लाइस इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उन्होंने वहाँ पे ज़ॉम्बीज को भी बीचों बीच काट दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उन दोनों ही दिशाओं में एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिन्हें खत्म करने के बाद लिंगजू तो वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उस इल्यूजन से बाहर आ चुका था। जहाँ बाहर आने के बाद वो वहाँ पे स्माइल करते हुए ओ लिटिल क्रीचर से कहता है, तो क्या तुम लोग वैसे नहीं कर सकते थे? नहीं, अब तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे ऐसे ही नहीं जाने देने वाला। और ये कहकर लिंगजू अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को वहाँ पे उन दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, आओ और अब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करके दिखाओ। जिसपे वो दोनों लिटिल क्रीचर्स भी वहाँ पे डरते हुए लिंगजू से कहते हैं, नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हम लोग इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, और अब क्योंकि हम लोग तुमसे हार चुके हैं तो प्लीज हमें एक फुटबॉल की तरह किक मारते हुए यहाँ से दूर फेंक दो। और लिटिल क्रीचर्स की यह बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिंगजू के फेस के ऊपर एक कमीनी स्माइल आ चुकी थी। जबकि इसी बीच हमें सटजू के रूम का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सटजू अभी तक भी अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए आराम फरमा रहे थे। और तभी उन लिटिल क्रीचर्स का लीडर सटजू के कमरे में पहुंच चुका था, जिसकी नजर जैसे वहाँ पे सटजू के ऊपर पड़ती है तो उसके मुंह से लार टपकने लगा था। वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ऐसा कमाल का और पावरफुल पर्सन आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इससे निकलने वाला ये पावरफुल ऑरा कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। जरूर इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े डर छुपे हुए होंगे, जिनके साथ अगर मैं इसका सामना करवा देता हूँ तो मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी कि मुझे दोबारा किसी की भी एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करना पड़ेगा। आज तो मेरी किस्मत मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रही है, जो मुझे आते साथ ही इतना बढ़िया खाना मिल गया। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बार फिर से लार टपकाते हुए कहता है, नहीं नहीं, अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, चलो अब इसके खाने को स्टार्ट करते हैं। और ये कहकर उस लिटिल क्रिएचर ने अचानक से अपनी इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल वहाँ पे सटजू के ऊपर कर दिया था। अब
अब ये बेचारा क्रिएचर कहाँ जानता था कि ये अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। पर ये जानना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ऐसा का सबसे बड़ा डर है क्या। अब उस डर के बारे में तो मैं नेक्स्ट एपिसोड